जोहार, देख रहे हैं आप द भारत मित्र। आपके साथ मैं आरती सिंह और मेरे साथ है मेरे सहयोगी चित्ररंजन। देखिए, झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हो चुका है। राज्यपाल का अभिभाषण भी हुआ, सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। अब जब सुचारू रूप से शुरू होगा बजट सत्र तो आप देखिए 20 तारीख को यानी 20 फरवरी को अनुपूरक बजट पेश होगा और फिर 24 तारीख को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर बजट सदन पटल पर रखेंगे। इस बार ये कहा जा रहा है कि 8 से 10% बजट का आकार बड़ा हो सकता है पिछली बार के मुकाबले। ये सब तो चलिए ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बजट सत्र में इस बार क्या विपक्ष अपनी पूरी जो रणनीति बना रहा है। हालांकि अब तक विधायक दल की बैठक भी नहीं हुई है कि क्या कोई लाइन एंड लेंथ तय की जाएगी कि किस मुद्दे पर कौन कौन से मुद्दे होंगे, कौन कौन से विषय होंगे जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश की जाएगी। तो अब तक विधायक दल की बैठक कब होगी ये भी तय नहीं हो पाया है। लेकिन इन सब के बीच कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहने वाले हैं जो सरकार के लिए परेशानियां बढ़ा सकते हैं इस बार बजट सत्र के दौरान। हालांकि देखिए, सरकार अपनी तरफ से तो कोशिश करेगी। अभी देखिए, कांग्रेस विधायक दल की भी बैठक हो गई, सत्ता दल जो है सत्ताधारियों के विधायक दल की भी बैठक हो गई और उसमें तय कर लिया गया कि भाई कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है। लेकिन हम बात करने आए हैं उन मुद्दों पर कि क्या जमीन के मुद्दे, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे, डीजीपी नियुक्ति के मुद्दे और सरकारी योजनाओं की राशि जो केंद्र और राज्य की सहभागिता से चल रही हैं, उन मुद्दों पर सरकार की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्योंकि यही वो मुद्दे होंगे जिस पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करने वाला है। चित्ररंजन, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं इस बार जिस पर सरकार को घेरने की कोशिश में विपक्ष रहेगा। बिल्कुल, कई सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस बार का जो विधानसभा का सत्र है कई मायनों में खास है, क्योंकि पहली बार झारखंड का विधानसभा पेपरलेस की तरफ सबसे बड़ी बात, एक बड़ी उपलब्धि है विधानसभा के लिए, इसलिए भी खास है। और देखिए, क्योंकि ये 17 दिनों का कार्य दिवस है और क्योंकि निकाय के चुनाव है तो उसमें भी एक फेरबदल किया गया है कि जो 23 तारीख को जो कार्य दिवस था उसको 22 किया गया, मतलब एक दिन पहले वो कार्य दिवस उसको कर लिया जाएगा। तो देखिए, इसमें इसलिए ये खास है क्योंकि विधानसभा का सत्र। और दूसरी बात, जहां तक विपक्ष का है, देखिए सत्ता पक्ष की तैयारी अपनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल विपक्ष तो बाद में, पहले सत्ता पक्ष के विधायक जो मंत्री जो घेर जाते हैं कि अपने ही विधायकों से मंत्री कई बार विधानसभा के कार्यवाही में गिरते हुए नजर आती है। इसको लेकर मंत्रियों की तैयारी, क्योंकि कल भी कांग्रेस विधायक दल की बैठक थी, उस बैठक में भी रणनीति बनाई गई, साथ ही साथ मंत्रियों को लेकर यह बात कही गई, पार्टी स्तर में ये चर्चा हुई कि कैसे जो विधायक सवाल पूछते अपने क्षेत्र को लेकर, झारखंड के जनहित को मुद्दों को लेकर, तो मंत्रियों के जवाब स्पष्ट रूप से आने चाहिए। इसकी चर्चा कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में भी, यानी कि इसको लेकर, क्योंकि पार्टी की किरकिरी होती है, सरकार की गठबंधन की किरकिरी होती है। यही कारण है कि गठबंधन और पार्टियां भी, जो सत्ता पक्ष की पार्टियां, वो भी चाहती है कि मंत्री जो है स्पष्ट रूप से जवाब दे, और अगर जो अधिकारी अपने मंत्री अपने अधिकारियों को हिदायत दे कि जो उनको जवाब लिख के दे वो स्पष्ट रूप से दे और फेयर दे। तो वही देखिए, ये तो विपक्ष से बाद में आप लड़िए पहले सत्र, क्योंकि हर बार देखेंगे कि प्रदीप यादव, खासकर प्रदीप यादव, या फिर क्योंकि प्रदीप यादव के सवाल के जब अच्छे से जवाब नहीं आते तो हमेशा मंत्रियों को वो काउंटर क्वेश्चन करके सवाल मंत्रियों के ही जवाब पे वो सवाल खड़े करके छोड़ देते। सिर्फ प्रदीप यादव ही नहीं, कई जेएमएम के पुराने जो नेता हैं, विधायक हैं, उनके भी मतलब सत्ता पक्ष में ये है कि भाई सरकार की किरकिरी ना हो, गठबंधन की किरकिरी ना हो, इस पर फोकस रहे। लेकिन विपक्ष किन मुद्दों पर घेरेगा ये भी बहुत अहम रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ इस बार ऐसे मुद्दे हैं जो सच में संजीदा है। चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा कह लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर बहुत इस बार खास रहने वाला है ये मुद्दा, साथ ही साथ जमीन संबंधित मुद्दा, और खासकर देखिए जो सरकारी योजनाओं को लेकर जो केंद्र और राज्य के बीच सहभागिता वाला जो मसला है। आपको याद होगा कि पिछले बजट सत्र में भी इसी चीज को लेकर खूब तनातनी हुई थी, खासकर छात्रवृत्ति जो देनी थी। छात्रवृत्ति के मुद्दे पर याद होगा आपको कि चमरा लिंडा ने ये कहा था कि भाई केंद्र के साथ ये टेक्निकल पेच है और कुछ दिनों में सुलझा लिया जाएगा, लेकिन वो कुछ दिन अब तक नहीं आए, दूसरा सत्र भी आ गया। भाई अब नए सत्र में क्या टेक्निकल पेच सुलझेगा नहीं सुलझेगा ये तो बात की बात है, लेकिन अब सिर्फ छात्रवृत्ति नहीं बचा, पेंशन का मसला है, शिक्षकों को जो वेतन नहीं मिला है वो भी मसला है, साथ ही साथ मिड डे मील का मसला है, बहुत सारी सरकारी योजनाएं जिसे लेकर पेच चल रहा है और ये भी सदन में गूंजने वाला है। बिल्कुल, एक विधायकों की गलती हो गई थी, जो 23 तारीख का जो कार्य दिवस है, क्योंकि वोटिंग के कारण वो
21 तारीखों की 22 तारीख जो है वो रविवार तो शनिवार को कार्य दिवस रखा गया। जो विपक्ष के मुद्दे, क्योंकि देखिए विपक्ष जो है सदन, क्योंकि आज पहला दिन था, पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होता है और राज्यपाल का अभिभाषण हर कोई जानता है कि सरकार का एक मुखौटा होता है कि सरकार का जो रोड मैप है वो और जो किया हुआ काम है उसको लेकर वो राज्यपाल पढ़ते। तो पहले दिन विपक्ष का प्रदर्शन, लेकिन हर पूरे कार्रवाई 17 दिन के कार्य दिवस में आप देखेंगे, अब 16 दिन जो बचा हुआ है कि 16 दिन बीजेपी जो विपक्ष जो है हर दिन अलग किसी ना किसी एक मुद्दे को उठाए कि सदन के बाहर और सदन के अंदर भी उस चीज को लेकर सरकार से जवाब मांगते हुए दिखेगी। अब उसमें देखिए विभाग वाइज भी कई मुद्दे हैं, जिन मुद्दों का आपने जिक्र किया, छात्रवृत्ति और ये सब लॉ एंड ऑर्डर, ये तो बड़े मामले हैं। इन मामलों को लेकर तो बीजेपी सदन के बाहर ही नहीं बल्कि सदन के अंदर भी हंगामा करते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर बात की जाए धान क्रय को लेकर जो टारगेट लक्ष्य रखा गया था उसके आसपास भी सरकार नहीं पहुंची, उस पर सवाल उठेंगे। स्वास्थ्य विभाग को लेकर सवाल उठेंगे क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था लगातार लचर व्यवस्था गिरते जा रही, इसको लेकर बीजेपी सवाल खड़े करेगी। लॉ एंड ऑर्डर तो आपने कह ही दिया। ग्रामीण विकास विभाग में भी कई कामों को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। शिक्षा विभाग की बात की जाए तो छात्रवृत्ति को लेकर सवाल उठाए जाएंगे। तो देखिए इन सारे मुद्दों पर विपक्ष देखिए वो खाका तैयार करेगी कि किस दिन किस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरना, लेकिन ये सब महत्वपूर्ण मुद्दे जिन मुद्दों पर विपक्ष जो है सरकार को घेरते हुए नजर आएगी, सिर्फ घेरेगी नहीं बल्कि सदन के अंदर भी वो गर्माहट आपको देखने को मिलेगी। और देखिए सदन की कार्रवाई में बीजेपी के लिए प्लस पॉइंट है कि इस बार क्योंकि बाबूलाल मरांडी दोहरी भूमिका में रहते थे, वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे और नेता प्रतिपक्ष भी थे। हालांकि सदन में के अंदर तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का कोई रोल नहीं, लेकिन विधायकों के बीच तालमेल सामंजस्य इन मुद्दे ये सारी चीजों पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का रोल होता है। तो अब बीजेपी ज्यादा मुखर होकर सरकार के खिलाफ गोलबंद करने की कोशिश करेगी। और एक चीज देखिए, इस पूरे विधानसभा में आप देखेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के मंत्रियों से ज्यादा कांग्रेस के मंत्री ही नपेंगे। सवाल ज्यादातर कांग्रेस के मंत्रियों से किए जाएंगे। आपको ऐसा फील होगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नहीं, कांग्रेस की सरकार है। चलिए, तो ये काफी कुछ दिखने वाला है सदन में। कल क्या तस्वीर होगी सदन की ये हम दिखाएंगे आपको, लेकिन कुछ ऐसे मुद्दे जो खास रहने वाले हैं उस पर ही हमने चर्चा की। आपको क्या लगता है और कौन से मुद्दे रहने वाले हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय भेज सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार, जोहार। यह 6ठ झारखंड विधानसभा का पंचम सत्र है जो दिनांक 18 फरवरी 2026 से प्रारंभ होकर 19 मार्च 2026 तक यानी एक महीना से भी अधिक चलेगा। इस सत्र में कुल 17 कार्य दिवस है। इन 17 कार्य दिवसों में बजट सहित राज्य की नीतियों, योजनाओं, वित्तीय प्राथमिकताओं तथा जनहित के विविध विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा। माननीय सदस्यगण, बजट सत्र केवल आय व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करने का अवसर नहीं होता, बल्कि यह राज्य की विकास यात्रा का मार्गदर्शक दस्तावेज भी होता है। इस सत्र के दौरान वित्तीय वर्ष 2025-26 का तृतीय अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया जाएगा, जिसके माध्यम से चल रही योजनाओं का आवश्यक व्ययों की पूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही दिनांक 24 फरवरी 2026 को वित्तीय वर्ष 2026-27 का वार्षिक बजट सदन के पटल पर रखा जाएगा। यह वार्षिक बजट राज्य की भावी दिशा, विकास की प्राथमिकताओं तथा संसाधनों के न्याय संगत वितरण का आधार बनेगा। आप सभी माननीय सदस्यों को अनुदान मांगों पर चर्चा, कटौती प्रस्ताव से समीक्षा तथा नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त होगा। मैं अपेक्षा करता हूं कि बहस तथ्यपरक, तर्क संगत, जनोन्मुखी होगी। लोकतंत्र की शक्ति सार्थक संवाद में निहित है। अतः आलोचना हो, विमर्श हो, विचारों का आदान प्रदान हो, किंतु सदन की कार्रवाई का गरिमा एवं अनुशासन के साथ संचालित हो। माननीय सदस्यगण, मुझे ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि झारखंड विधानसभा का तकनीकी आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन नेवा प्रोजेक्ट के तहत आंशिक क्रियान्वयन इस बजट सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत 11 फरवरी 2026 को माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के कर कमलों द्वारा नेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया है। यह पहल
हमारी विधान प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुलभ एवं दक्ष बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। इस सत्र से शून्यकाल की सूचनाएं नेवा एप्लीकेशन के माध्यम से ऑनलाइन प्राप्त की जाएगी। अब मान्य सदस्यों को शून्यकाल सूचना देने के लिए भौतिक रूप से प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे समय की बचत होगी, प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी तथा अभिलेखों का डिजिटल संधारण संभव होगा। भविष्य में प्रश्नोत्तर, कार्यसूची, विधेयकों एवं अन्य संसदीय दस्तावेजों का भी आधिकारिक डिजिटलीकरण किया जाएगा। यह पहल पेपरलेस विधानसभा की दिशा में एक ठोस प्रयास है और पर्यावरण संरक्षण की भावना से भी जुड़ी हुई है। हम सभी सदन के जनता के विश्वास और आशाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य के 3.5 करोड़ जनता की निगाहें इस सदन की कार्रवाई पर रहती है। हमारी सरकार द्वारा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाकर प्रदेश में अपराध मुक्त, भय मुक्त वातावरण तथा कानून का शासन स्थापित किया गया है। राज्य में विघटनकारी और उग्रवादी तत्वों पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है और आंतरिक सुरक्षा से संबंधित विभिन्न घटनाओं में कई अपराधियों को न केवल पकड़ा गया बल्कि घटनाओं को घटित होने से रोका भी गया है। वर्ष 2025 में साइबर अपराध से संबंधित 1413 प्रतिवेदित कांडों में कुल 1268 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 के माध्यम से अब तक 111 करोड़ रुपए की राशि को ब्लॉक किया गया है। साथ ही धारा 497 BNS के तहत पीड़ियों के खातों में लगभग 12 करोड़ रुपए की राशि वापस भी कराई गई है। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने हेतु विभिन्न स्तरों पर पर्यवेक्षण की व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया गया है। आपराधिक तत्वों से सांठगांठ करने वाले तथा भ्रष्टाचार में लिप्त लोक सेवकों के विरुद्ध प्रभावी दंडात्मक कार्रवाई की जा रही है। भ्रष्टाचार के विभिन्न आरोपों में वर्ष 2025 में कुल 54 लोक सेवकों की गिरफ्तारी भी की गई है। राज्य के औद्योगिक विकास हेतु नीतियां एवं कार्यक्रमों को संचालित करने तथा उद्योगों में अधिकाधिक पूंजी निवेश आकर्षित करने हेतु सतत प्रयास किया जा रहा है। झारखंड ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण करते हुए एक युवा, ऊर्जावान और संभावनाओं से परिपूर्ण राज्य के में वैश्विक मंच पर सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। प्राकृतिक संसाधनों, समृद्ध जनजातीय विरासत और प्रतिभाशाली युवाओं की शक्ति से संपन्न यह राज्य आज आत्मविश्वास के साथ निवेश, नवाचार और समावेशी विकास की नई दिशा की ओर अग्रसर है। इसी क्रम में झारखंड सरकार ने पहली बार वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस में भाग लेकर राज्य की निवेश उन्मुख नीतियां, सुशासन और सतत विकास की प्रतिबद्धता को विश्व समुदाय के समक्ष प्रभावी रूप से प्रस्तुत किया। ग्रीन एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, पर्यटन, उच्च शिक्षा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग तथा उभरती प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में निवेश की व्यापक संभावनाओं को रेखांकित किया गया। 25 लोगों की मौत की घटना 22 जनवरी 2026 को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सैन्य वाहन के खाई में गिरने से भारतीय सेना के 10 जवानों के शहीद होने की घटना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में बस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत की घटना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिला में बस के खाई में गिरने से 7 लोगों की मौत। अरुणाचल प्रदेश में ट्रक खाई में गिरने से 18 मजदूरों की मौत की घटना तथा लातेहार जिले के महुआडांड थाना क्षेत्र में बस दुर्घटना में 9
यात्रियों की मौत की घटना अत्यंत पीड़ादायक है। मैं तमाम दिवंगत आत्माओं के प्रति अपनी श्रद्धा निवेदित करता हूं और ईश्वर से यह प्रार्थना करता हूं कि इनके परिजनों को शोक सहन करने की क्षमता प्रदान करें। जो अब उन लोगों की सिर्फ यादें ही रह गई है, बाकी जितने भी नाम आए मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं कि फिर प्रोफेसर वीवी शरण जी ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही, मैंने खास करके अर्थ चिंतन के दृष्टिकोण से कभी कभी हम सब लोग भी उनको बुलाया करते थे, कुछ समझने की, जानने की हम सब लोग कोशिश करते थे और सबों के समक्ष वो उपस्थित भी होते थे। आज वो हम सब लोगों के बीच वो भी नहीं रहे। इन जितनी नाम है उनके साथ साथ मैं ये कहूँगा कि इन दिनों हाथियों का बड़ा आतंक है झारखंड में और हाथी के आतंक से कई एक परिवार को उजाड़ दिया गया है। मैं कहूँगा कि उन शोक संताप या उनकी मृत्यु हुई उन सब लोगों के लिए भी प्रभु से हम प्रार्थना करेंगे कि श्री चरणों में उन सबको स्थान दे और शोक की घड़ी में उनके परिवार को सहने की क्षमता दे। धन्यवाद। वो हमारे बीच कई महत्वपूर्ण महापुरुष हैं, कई व्यक्ति हैं जो हमारे बीच नहीं रहे। समाज सेवी के रूप में उन्होंने काम किया, राजनेता, खिलाड़ी, कलाकार और कई आम नागरिक भी ना रहे। उसमें से कुछ प्रमुख नाम जो उद्धृत हैं, शिवराज पाटिल, अजीत पवार, सुरेश कालमाडी, रामचंद्र नायक, गौर हरिजन, हारून टोपनो, विनोद कुमार शुक्ल, माधव गाडगिल और फिर उसके अलावे भी कई महत्वपूर्ण नाम इस शोक प्रकाश के प्रस्ताव में अंकित हुए हैं। श्री माधव गाडगिल का उल्लेख है। श्री माधव गाडगिल ने देश को पर्यावरण पारिस्थितिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिया है। इनके साथ कई कार्यक्रमों के में रहने का मुझे मौका मिला है। जनपक्षीय चेतना को पर्यावरण संरक्षण में किस तरह से समाहित किया जाए, इसके प्रति इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में इनके कई शोध पत्र हैं। इसी तरह से श्री राम सुतार जी का उल्लेख है महोदय। राम सुतार जी ने महात्मा गांधी की संसद के सामने बैठे हुए मुद्रा में और शिवाजी का घोड़े पर चढ़े हुए मूर्ति बनाया है जो देश भर में प्रसिद्ध है। इसी तरह से संसद के गेट नंबर 1 से और के पास में मैदान में इन्होंने लोकनायक जयप्रकाश नारायण की भी एक आदमकद प्रतिमा बनाई है, जिसको जेपी विचार मंच के तत्वावधान में हम लोगों ने समर्पित किया था। ये एक बहुत बड़े कलाकार थे महोदय। एक नाम मार्क टली का है। मार्क टली बीबीसी के प्रसिद्ध पत्रकार थे। इमरजेंसी के दिनों से रहकर बाद में इन्होंने जिस तरह की पत्रकारिता की, चाहे वो राम जन्मभूमि का मामला हो या कोई भी इस तरह का मामला हो, उसमें इनको एक विश्वसनीय पत्रकार के नाते इनकी। झारखंड के वीर सपूत, महान स्वतंत्रता सेनानी, वीर अमर शहीद नीलांबर पीताम्बर के वंशज रामनंदन सिंह खरवार का निधन। गोवा के नाइट क्लब में भीषण आग में 25 लोगों की मृत्यु की घटना। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 10 जवानों के शहीद होने की घटना। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 14 लोगों की मौत की घटना। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में बस खाई गिरने से 7 लोगों की मृत्यु की घटना। अरुणाचल प्रदेश ट्रक खाई गिरने से 18 लोगों की मृत्यु की घटना तथा लातेहार जिला के महुआ डांड थाना अंतर्गत दुर्घटना में 9 यात्रियों की मृत्यु की घटना। साथ ही बोकारो जिला पुलिस एसोसिएशन से राकेश महतो की सड़क दुर्घटना में मृत्यु। हमारे वर्तमान सिंदरी विधायक के भाई एसटीयू प्रोफेसर बुद्धदेव महतो की मृत्यु। और साथ ही साथ विगत 3 महीनों में लगभग कई संख्या में हाथियों से कुचलने के कारण जिन लोगों की मृत्यु हुई, कहीं न कहीं ये पीड़ादायक घटनाएं हैं। मैं उन सबों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और साथ ही साथ
मैं पुनः एक बार दोहराना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, विजय कुमार महतो जिनका गोली लगने से सऊदी अरब में मृत्यु हुआ था, 4 महीने के बाद उनका डेड बॉडी वापस आया है, लेकिन परिजनों ने डेड बॉडी लेने से मना कर दिया है और वो भी डेड बॉडी रांची रिम्स में पड़ा है। मैंने उनसे बातचीत किया, क्योंकि मैं उनके परिवार, उनके जो बड़े अंकल हैं उन्हीं के यहाँ मैं किराए पे रहता हूँ, तो मैंने उनसे बातचीत किया कि इसमें सरकार ने तो सहयोग किया है, क्योंकि ये गोली लगने का मामला है और अलग है। तो उन्होंने कहा कि विधायक जी अब वो तो जीवित हमारे बीच आएगा नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार कंपनसेशन दे, क्योंकि 25 साल का नौजवान था और परिवार बिल्कुल जिद करके बैठी है अध्यक्ष महोदय। और हम देख पा रहे हैं कि वह बॉडी लेने से मना कर रहे हो, कह रहा है कि हम लोग पुतला बनाकर उसका अंतिम संस्कार कर देंगे, लेकिन पार्थिव शरीर को नहीं लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैंने उनको बहुत समझाया, क्योंकि मैं उनके घर में ही रहता हूं, तो उन्होंने कहा कि विधायक जी सरकार चाहने से क्या नहीं कर सकती है, सरकार ने चाहा तो अभी आप लोग 2.5 लाख का लैपटॉप दे रही है, पूर्व में 50 लाख का फॉर्च्यूनर दे चुकी है आप लोग, और उन्होंने यह भी आग्रह किया कि इस बार की विधानसभा के सत्र में आप 17 लाख का क्रिकेट में दुखद समाचार है। मैं आपसे शरीर आने के ये बहुत ही मार्मिक विषय है, उनकी पीड़ा को समझना चाहिए। मैं आपसे याचना करता हूं सरकार, कम से कम उनसे मिले और मुआवजा पर बात करें।